हाँ तो जी, स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हमेशा की तरह, और इस टॉपिक का नाम होगा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। और इस टॉपिक को हम यूपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ गए? क्योंकि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें जनरल नॉलेज चाहिए जो कि इन एग्ज़ाम्स में काम आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यार देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमने देखा कि कई कई तरीके की करेंसी आने लगी, और करेंटली फिएट करेंसीज चल रही थी। फिएट करेंसीज मतलब वो करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इनको। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक ऐसी करेंसी आ गई, क्योंकि जब इंटरनेट है वो हर जगह फैला, ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया है इंटरनेट। तो अब क्या हुआ, इसके स्प्रेड होने से लोगों ने ऐसे सिस्टम्स को डेवलप किया जो खुद अपनी एक खुद की करेंसी बना सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है, ध्यान रखो। ये ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है, जो एक मेथड है क्रिप्टोग्राफी, उसको यूज करके बनी हुई है। ठीक है। दूसरा ये है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसको कोई भी गवर्नमेंट ओन नहीं करती, गवर्नमेंट ओन नहीं करती है इसको। ठीक है। ये एक तरीके से ओपन करेंसी है। तो अब तुम बोलोगे यार ये ओपन कैसे है? तो ओपन इसलिए है कि कोई इसे ओन नहीं करता, बस एक टेक्नोलॉजी को बना दिया गया, और वो टेक्नोलॉजी थी हमारी क्रिप्टोग्राफी। उसके बारे में भी बात करेंगे वो है क्या। और ब्लॉकचेन, उसको बनाया गया और उसके ज़रिए इस करेंसी को क्रिएट किया गया। अब इस करेंसी को रेगुलेट लोग ही करते हैं, या मार्केट की फोर्सेस ही करती हैं। और मार्केट की फोर्सेस कौन सी होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई। तो नंबर्स फिक्स है हमारी क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, इसी बेसिस पे हमारी जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं वो रन करती हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज को कोई ओन नहीं करता। ठीक है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, पब्लिक लेजर पे अवेलेबल है। लेजर क्या होता है? हमारी वो अकाउंट की बुक जिसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन रहता है, तो उसको हम लेजर बोलते हैं। और उस लेजर को ब्लॉकचेन नाम दिया गया। ब्लॉकचेन क्या है? हमारा ऑनलाइन है, पब्लिक है, ठीक है, और बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी है। बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की, जो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। मान के चलो किसी ने किसी को एक बिटकॉइन दिया, तो देने का तरीका उसका ब्लॉकचेन मेथड से ही दिया जाएगा। तो वो सारा रिकॉर्ड कर लेगा, कितने बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, कितने क्रिएट हुए, कितने डिस्ट्रॉय हुए, ऐसा कुछ, समझ गए? तो ये एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो कि ये सारे काम करता है, समझ गए? ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किया गया है। तो अलग अलग जगह, अलग अलग दुनिया में ऐसे नए नए नेटवर्क क्रिएट कर दिए गए हैं जो ये सारे काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ना, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्रिप्टो करेंसी के इन मेथड्स को जनरेट करने के, इन मेथड्स को कई जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे कि अगर कोई एक नेटवर्क भी फेल होता है तो बाकी ओवरऑल नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, समझ ले। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे कई सारे नेटवर्क्स को कई जगह क्रिएट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी
किसको यूज़ कर पाएंगे? क्रिप्टो करेंसी को। किस मेथड के ज़रिए? ब्लॉकचेन के मेथड के ज़रिए। और ब्लॉकचेन के किस मेथड पे चलता है? वो चलता है क्रिप्टोग्राफी के मेथड पे। ठीक है। अच्छा, ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? बहुत नाम ले रहा हूँ मैं इसका। क्या है ये क्रिप्टोग्राफी? तो क्रिप्टोग्राफी जो है वो हमारा एक ऐसा मेथड है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करता है हमारे डेटा को सिक्योर बनाने के लिए। समझ गए? तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है? मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करके हमारे डेटा को सिक्योर बनाता है, जिससे कि उस डेटा को रीड नहीं किया जा सकता या फिर दोबारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता रीडेबल फॉर्मेट में। इसी मेथड पे हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसी मेथड पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करता है? हमारे क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करता है, स्टोर करता है और उसके सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है। समझ गए? और करेंसी के क्रिएट करने के प्रोसेस को, क्रिप्टो को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनको कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी यार हमेशा न्यूज़ में रहती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। समझ गए? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे नॉर्मल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये है हमारी क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे मनी को क्रिएट किया जाता है प्रिंटिंग के ज़रिए, ठीक है, फिजिकल कैश को, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के ज़रिए क्रिएट किया जाता है। और माइनिंग किसकी मदद से की जाती है? यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, जो क्रिप्टोग्राफी की मदद लेता है इस चीज़ को करने में। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो डेटा को सीक्रेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी आप उसको रीड नहीं कर सकते, बिल्कुल सिक्योर है वो। फिर तो माइनिंग हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, ब्लॉकचेन के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि ये एक तरीके से हमारा एक रिकॉर्ड है जो कि सारा डेटा स्टोर करके रखता है क्रिप्टोग्राफी के मेथड की मदद से, ठीक है। हैश क्या है? तो हर डेटा, हर ट्रांजैक्शन जो हुआ, हर क्रिप्टो करेंसी जो क्रिएट की गई यूनिट उसकी, उसको उसमें एक डेटा और ऐड किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं हैश। और हैश ना उसकी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, यूनिकनेस को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपका जो फिजिकल कैश होता है, इंडिया के केस में नोट्स होते हैं, उन पे एक नंबर होता है, वो नंबर यूनिक होता है, वो किसी और नोट पे होगा ही नहीं। तो एक हैश भी आप ये समझ लो कि एक आइडेंटिटी है उस उस ट्रांजैक्शन की या फिर उस क्रिप्टो करेंसी की जो क्रिएट की गई है, ठीक है। तो वो यूनिक होती है और बताती है कि इसका कब कब यूज़ हुआ, किसने किया। चलो, क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया, ये एक मेथड है। फिर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना है पूरी दुनिया भर में, जो कि हमारा फ्रॉड को और ट्रांसपेरेंसी को मतलब फ्रॉड को प्रमोट नहीं करता और हमारे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। चलो, नो इंटरमीडियरी। अब क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, इंटरनेट पे बेस्ड है, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है, यानी इसका कोई ओनर नहीं है, इसकी कोई कंपनी ओनरशिप नहीं लेती, ठीक है। ये लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, ओपन है। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई मिडल मैन नहीं होता, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डायरेक्ट पर्सन टू टेक्नोलॉजी माइनिंग होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रोज क्या है अपने क्रिप्टो करेंसी के? अब देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोज पढ़ लेते हैं। देखो, हमेशा जब भी आप ना इतना लेंदी जब पढ़ो तो आपका फोकस ना सिर्फ इस वर्ड पे होना चाहिए,
इस वर्ड पे होना चाहिए हमेशा आपका फोकस, क्योंकि ये वर्ड ना पूरे इसको सेंटेंस को सम अप कर लेता है और आपको फिर ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये कीवर्ड्स को याद रखना है। देखो, जब हम यूपीएससी और ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। कीवर्ड्स से फिर हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमें होगी इन कीवर्ड्स की, तो हम फर्दर सेंटेंसेस या डेटा को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, यानी कि ये जो है फ्री ऑफ गवर्नमेंट मैनिपुलेशन है। लोग इसे और सेंट्रल अथॉरिटीज़ इसे ओन नहीं करती, ना रेगुलेट करती हैं। ठीक है। फिर है सिक्योर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो क्रिप्टोग्राफी का ये फ़ायदा होता है कि यार वो बिल्कुल सिक्योर कर देता है आपका जो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन वहाँ पे होगा, लेकिन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें वो किसी को नहीं पता चलेगा, वो नहीं पता चलेगा। बस ये पता चलेगा कि हाँ ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी, बट ये नहीं पता चलेगा कि कौन लोग हैं। तो ये थोड़ा सा सिक्योर है एक तरीके से। ठीक है। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ में मेंटेन करता है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो कोई भी देख सकता है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है। प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल हिस्ट्री। ऑडिटेबल मतलब जिसका चेक किया जा सकता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके ट्रांजैक्शन को कोई भी देख सकता है पब्लिकली, तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। फिर है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, यानी आपको किसी और को बिटकॉइन देना है या किसी और से लेना है, तो बहुत लो कॉस्ट होती है। तो इससे क्योंकि इसमें इंटरमीडियरीज होते नहीं हैं, इंटरमीडियरीज होते नहीं हैं, तो इंटरमीडियरीज होंगे नहीं तो फिर कुछ उनको कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। तो अब तुम सोचोगे यार फिर तो बिल्कुल ही कॉस्ट नहीं होनी चाहिए ना, लो कॉस्ट क्यों लिखा है। देखो, जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो ना, उसकी भी तो कॉस्ट होती है, तो इसीलिए लो कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फिर है फास्टर ट्रांजैक्शन। तो इसके ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि इसके जो नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क है पूरा वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। ठीक है, हर जगह अवेलेबल है इसका नेटवर्क, तो इसलिए, और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस वजह से सॉरी तो उस वजह से हमारा क्या है, ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, यानी कि वो लोगों को लेके आता है फाइनेंशियल सर्विसेज के परव्यू में जो अनबैंक पॉपुलेशन है। अनबैंक मतलब जिन्होंने जो बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ नहीं करते। तो बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ नहीं करते इसका मतलब वो फाइनेंशियल सर्विसेज से भी दूर हैं, तो उनको ये एक तरीके से मौका देता है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ कर पाएँ। फिर इन्फ्लेशन हैज। अब ये इन्फ्लेशन हैज तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये काम कर सकता है। अब ऐसा क्यों बोला गया, देखो आपकी जो करेंसी है, बैंक की जो करेंसी होती है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि बैंक ना कॉन्स्टेंटली करेंसी प्रिंट करता रहता है, चीज़ों की प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही रहती है, तो आपकी जो करेंसी है उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है और वो हमेशा इन्फ्लेशन से अफेक्ट होती रहती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो आपके बैंक से लिंक नहीं है, आपके नॉर्मल मार्केट प्रोडक्ट से लिंक नहीं है, तो ये इन्फ्लेशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, देखो डिमांड एंड सप्लाई इसका बिगाड़ सकते हैं, इसकी प्राइस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, महंगाई क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उससे इसका कुछ नहीं बिगड़ता या बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए। और ये काफ़ी डिबेटेबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमें कंसिडरेशन में लेने होंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये ऐसा इन्फ्लेशन हैज काम करता है कि नहीं, तो वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, तो ये हमें एक तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
ठीक है, जैसे पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो अब एक नई चीज़ आ गई है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें अब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को काफ़ी डाइवर्सिफाई बना सकता है, क्या बनाता है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। ठीक है, यानी इसके डिसएडवांटेजेस पे। चलो, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहली बात है यार, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, हाई वोलेटिलिटी। यहाँ पे लिख दो हाई वोलेटिलिटी। का मतलब है कि यार कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है ये। अब ये क्या बदलता रहता है? इसकी प्राइस बदलती रहती है, बहुत जल्दी चेंज होती है इसकी प्राइस। अच्छा, अगर आपको मैं कंपैरिजन के साथ बताऊं, तो जो हमारा रुपी है, रुपी, भाई ये कैसे आ गया दोबारा? चलो, तो हमारा जो रुपी है वो 2 से 3 साल में उसकी 2 से 3 रुपए कॉस्ट गिरेगी या बढ़ेगी, इतना हमें पता होता है, और ये बढ़ती ही है, लेकिन ये हर 2 से 3 साल में होता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में माने तो ये 5 से 6% हो जाएगा, समझ गए। और रुपी तब भी हाईली वोलेटाइल हो गया है, ठीक है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी को माने, अगर हम मान के चलो, मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लेता हूँ, तो बिटकॉइन यार 10 से 30% तक वोलेटाइल हो सकता है, यानी इसकी जो प्राइस है, और ये मैं एक ईयर की बात कर रहा हूँ, तो एक ईयर में इसकी जो प्राइस है वो 10 से 30% तक चेंज हो सकती है, या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या दोनों। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है नेचर इसका, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो जिससे ये काफ़ी रिस्की बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार को ये रिस्की इसलिए बनता है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि यार ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, समझ गए। रुपी का तो हमें पता है कि यार इसकी तो कॉस्ट हमेशा बढ़नी है, गोल्ड का लोगों को पता होता है इसकी कॉस्ट हमेशा बढ़नी है, रियल एस्टेट का लोगों को पता होता है हमेशा कॉस्ट बढ़नी है, लेकिन बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसीज का नहीं पता कि किसकी बढ़ेगी किसकी नहीं बढ़ेगी, या कब बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। फिर है लैक ऑफ रेगुलेशन। लैक ऑफ रेगुलेशन यानी इनको कोई रेगुलेट नहीं करता, वो इनको कंट्रोल नहीं करता। तो जो मार्केट में जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, और मार्केट मैनिपुलेशन किया जाता है जो इनकी मदद से, लूप होल्स का यूज़ करके, उस पर भी फिर गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो गवर्न कर पाए हमारे क्रिप्टो करेंसी के लॉज को, कि आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, ये लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशन नहीं है। तो जब कोई ऐसी लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, लिमिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो लोग इन लूपहोल्स का यूज़ करके मार्केट में दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे मान के चलो बिटकॉइन की प्राइस थी 80,000, ये एग्जांपल लिया है मैंने बस, है ना। तो किसी ने क्या किया, इस बिटकॉइन को दे दिया किसी तो एक इंसान ने एक बिटकॉइन की प्राइस 80,000 थी। इंसान ने क्या किया, दिखाया कि हाँ मैंने एक बिटकॉइन है मेरे पास और इसकी प्राइस ये चल रही है, और उसने गवर्नमेंट को ये सेल कर दिया बिटकॉइन, और उसने बदले में ले लिया कोई भी प्रोडक्ट। अब मान के चलो क्या हुआ, कुछ महीने बाद इसकी प्राइस आ गई 50K पे। तो उसको तो यार 80K का प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन जो सामने वाला जिसके पास ये करेंसी पहुंची तो वो तो 50K हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्रॉड हो गया उस इंसान के साथ, स्कैम हो गया। देखो बढ़ती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यार ये तो कम हो गई ना, तो ये दिक्कत हो सकता है। और ये कम इसलिए भी हुई है क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल है, कभी भी कम हो सकती है, बढ़ सकती है। तो लोग ऐसे स्कैम्स का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। फिर है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्यों प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी रिस्क इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि यार देखो, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। अब ऑनलाइन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, उसको ये समझ लो कि
उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं और वो सब लोग, वो साइबर अटैकर्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ लूपहोल्स को ढूंढते रहते हैं जिससे कि वो आपका डेटा को चुरा सके, ठीक है। आपके पास कोई भी बिलोंगिंग है डिजिटल फॉर्म में, उसको चुरा सके, इससे कि उन्हें फ़ायदा हो सके। क्रिप्टो करेंसी भी ऑनलाइन फॉर्म में ही रहेगी, आप इसको फिजिकली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो ये जो है काफ़ी वल्नरेबल रहती है हैकिंग और फिशिंग अटैक्स से, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन होता है इसका, यानी ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं कर सकते हम इसका, अगर एक बार हो गया तो मान के चलो अगर आप गलती से किसी ने आपने किसी को दे दिया अपने बिटकॉइन और अब आप चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैंसिल किया जाए, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो है हमारा लॉस हो सकता है इसकी वजह से, तो ये चीज़ है। फिर स्केलेबिलिटी इश्यूज, अब कुछ केसेस में जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है चीज़ों में और फीस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने ट्रांजैक्शन को करने में। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि ओपन चीज़ है, हर कोई कर रहा है, तो भाई फिर सीधी सी बात है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है, जैसे डिले हो गया या फिर बहुत ज़्यादा फीस बढ़ गई, ये सब। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, माइनिंग हो गया, ठीक है। तो माइनिंग मैंने आपको बताया था प्रोसेस होता है क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने का, तो इसमें यार बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, समझ गए। तो ये हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी सामने लेके आता है। एनर्जी यार ऑब्वियसली सारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं आती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से भी आती है, तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे आपको प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी, तो फिर उससे पोल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है, ये चीज़ें। फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है कि कैसे जनरेट करें, कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे स्टोर करें, ठीक है, कैसे इसको हैकर से बचाएं, वो सब चीज़ें। तो जो नए यूज़र्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी लोग नहीं होते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो ये एक इसका कौन है, समझ गए। लिमिटेड अडॉप्शन इसलिए है क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती, तो हर कोई इसको यूज़ करे या हर कोई इसको एक्सेप्ट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गए। और आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते इसको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं कर रखा ना इसको, ये एक फिएट मनी नहीं है, समझ गए। तो इसलिए काफ़ी लिमिटेड अडॉप्शन है इसका, हर जगह यूज़ नहीं आएगी आपको। इलिसिट एक्टिविटीज़, अब अब देखो ट्रांजैक्शन तो आप ट्रेस कर सकते हो ऑडिटेबल हिस्ट्री में जाके, लेकिन आपने किस पर्सन ने वो ट्रांजैक्शन किया और किसको किया उसको ट्रेस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सीक्रेट होता है। तो ये एक तरीके से इलिसिट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर देता है, समझ गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनोनिमिटी होती है यहाँ पे। तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली की जा सकती हैं बिटकॉइन के यूज़ से, समझ गए। सोवरेन गारंटी, कोई इसकी गारंटी होती नहीं है, ठीक है। मैंने बताया सोवरेन गारंटी का मतलब कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी इसकी होती नहीं है, तो जो काफ़ी रिस्की बनाता है इसको, क्योंकि फिर इसकी कोई स्टेबल प्राइस नहीं होगी, स्टेबल वैल्यू नहीं होगी, वो सब चीज़ें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो अब तो हम बात कर रहे थे सारी क्रिप्टो करेंसीज की, अब इंडिया में क्या सीन चल रहा है। तो सीधी सी बात है यार, हमें इसका इंडिया में जो सीन चल रहा है इसका, उसके बारे में पढ़ना है। तो आरबीआई ने वार्निंग दी थी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कि ये काफ़ी वोलेटाइल हैं, रिस्की हैं, 2013 में और 2017 में। दूसरा, आरबीआई ने इसलिए भी वार्निंग दी थी क्योंकि आरबीआई को डर था कि जो उनका करेंसी के ऊपर कंट्रोल है वो चला जाएगा, और बात सही भी है, क्योंकि फिर जो है आरबीआई लोगों को रोक नहीं पाएगी ना टैक्स एवेजन करने से, क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो
ट्रांजैक्शन तो ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन किसने किया वो नहीं ट्रेस किया जा सकता। तो इसलिए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया था क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, तो ये उनमें से एक पॉसिबल रीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। फिर आरबीआई का 2018 का सर्कुलर है, उसमें उन्होंने आरबीआई ने क्या किया था, बैन कर दिया था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे बैंक्स हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करोगे। यानी आप ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ नहीं करोगे। लोगों को यूज़ करना है वो करें, लेकिन जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं करेंगे। तो आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे क्रिप्टो के मार्केट को। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हमारी 2020 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे एंटिटीज़ को, बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हार्म पहुंचाओ। ये एक बिल्कुल सही है। और इस मतलब सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो आरबीआई सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बैन को अपलिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लगता था कि क्रिप्टो करेंसीज सही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाए। ठीक है, फिर और ये वाला एक्चुअली केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर इंडस्ट्री या हर उसमें ये जो है फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं डील करते, प्राइवेट कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का स्टैंस क्या है, तो गवर्नमेंट का स्टैंस हमारे इंडिया में ये है कि एक लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि इसको गवर्नमेंट बैक नहीं करती है और इसको आप डिनाई कर सकते हो एज अ मोड ऑफ पेमेंट। लीगल टेंडर को डिनाई नहीं किया जा सकता। फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी थी जिसको सुभाष चंद्र गर्ग जी ने हेड किया था 2019 में, जिन्होंने बैन कर दी थी सारी प्राइवेट करेंसीज को। मतलब रिकमेंड किया था कि आप बैन कर दें हम सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। ये तो और ये वाला एक्ट जो है वो उन्होंने प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था, आया नहीं था, रिकमेंड किया था सिर्फ। फिर ये जो है अभी तक पास नहीं हुआ है, जो कि ये प्रपोज करता है कि सारी क्रिप्टो करेंसीज को जो कि प्राइवेट हैं, प्राइवेटली ओन्ड है, उनको बैन किया जाए और सिर्फ कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की उनको अलाउ किया जाए, वैसे ही रहने दिया जाए जैसे वो पहले थी। समझ गए। और फिर इसमें एक और चीज़ उन्होंने बोली थी कि आरबीआई को अपनी खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट करनी चाहिए। फिर है टैक्सेशन। तो 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगा दिया था, डिजिटल एसेट्स पे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्स लगा दिया था, जिसमें हमारा क्रिप्टो करेंसी आती है। और उसमें क्या था, 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ऑन ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ट्रांजेक्शन्स पे और प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया। ये काम किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, और करना ज़रूरी था जिससे कि गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट कमा पाए और साथ साथ थोड़ा सा डिमोटिवेट कर पाए लोगों को इसका यूज़ करने से, क्योंकि फिर हमारी जो नॉर्मल करेंसी है उसका उतना अच्छा यूज़ नहीं होगा। और जो है हमारा आरबीआई कर्जेंस जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, इसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन फिर आरबीआई ने क्या किया, हमारी जो है डिजिटल करेंसी क्रिएट कर दी। तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है CBDC, या जिसका दूसरा नाम है ई-रूपी, वो क्रिएट कर दी गई। ठीक है, और इसको होलसेल और रिटेल सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी। और करंट स्टेटस ये चल रहा है जुलाई 2025 का कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इलीगल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की 2020 के रूलिंग के अकॉर्डिंग। और ये लीगल टेंडर भी नहीं है, तो ये लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, ये एक तरीके से। और
ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती नहीं है जिसको रेगुलेट कर पाए। गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सोच रही है CBDC को लाने के लिए और बैन लगाने पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। तो इंडिया की कंपनी है जो कि ये क्रिप्टो वायर, उसने हमारी IC15 लॉन्च करी थी जनवरी 2022 में। तो ये इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बन गई थी। ठीक है, चलो। और जो हमारा फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है वो यही था। तो इसमें कुछ खास दिया नहीं है, बस एक फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, बिटकॉइन जो थी वो फर्स्ट ग्लोबल करेंसी थी, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी, और इंडिया की थी जो थी वो IC15 है। चलो, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको मैं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।